अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जैसा कि आप मेरे साथ फ्रेम में देख ही रहे हैं, हमें सोनम महाजन ने ज्वाइन किया है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और हम सोनम की बहुत ट्वीट्स वगैरह भी देखते रहते हैं। बहुत बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं और बहुत अच्छी बात है कि बोल्ड स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि होनी भी चाहिए। थैंक यू सो मच सोनम कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू, बिकॉज मुझे पता है आपका बहुत बिजी शेड्यूल होता है, बट स्टिल मैंने आपको तंग करके रखा हुआ था मैसेजेस कर करके, सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये कि थैंक यू सो मच कि आज आप आई शो में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आरजू। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो ऐसी कोई बात नहीं कि आपने मुझे तंग किया हुआ था। इट्स इक्वली अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सोनम, एलओसी के ऊपर जो है सीज फायर हुआ है इंडिया पाकिस्तान के। आपको क्या जी, लगता है कि कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? पहले भी एक बार हुआ था और तकरीबन 3 साल वो एग्रीमेंट चला था। अभी आपको क्या लगता है कि कितना टाइम चल पाएगा और क्या हम्म। चैलेंजेस क्या होंगे दोनों कंट्रीज को? देखिए, सीज फायर तो एक्चुअली नेचुरली रहना ही चाहिए। वी ऑलरेडी हैव एन एग्रीमेंट इन प्लेस, 2003 सीज फायर एग्रीमेंट। बट बदकिस्मती से क्या होता है कि पाकिस्तान जो है वो सीज फायर वायलेशंस करता ही रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बॉर्डर पे शांति हो जाएगी तो कश्मीर को जो हम एक इंटरनेशनल जो मुद्दा बनाना चाहते हैं वो कैसे बनेगा। तो ये इट नेवर वर्क्स इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान की एलओसी पे शांति हो। तो इंडिया का अगर आप देखें, हमारी तरफ से हमें ना तो आपकी कोई टेरिटरी चाहिए, ना तो हमें आपके किसी अंदरूनी मामलात में इंटरेस्ट है। तो देर इज नो रीजन फॉर इंडिया टू वायलेट द सीज फायर। जो वायलेशंस होती हैं वो पाकिस्तान की तरफ से होती हैं। ज्यादातर वो कवर फायर होता है, जब वो इन्फिल्ट्रेटर्स घुसाने की कोशिश की जाती है भारत की सीमा में। तो ज्यादातर वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ही होती हैं सीज फायर वायलेशंस। कभी कभी वो सच में इसको आप दहशतगर्दी कह सकते हैं, कभी कभी वो कवर फायर होता है, पर हमारी तरफ से कभी होता नहीं है। अब बात यह है कि ठीक है, दोनों आर्मीज ने डिसाइड किया कि हम एक सीज फायर करते हैं। ये अब आई डोंट नो ये कब तक चलेगा, क्योंकि इंडिया में तो वी आर टेकिंग इट विद अ बिट ऑफ अ कॉशियस ऑप्टिमिज्म, क्योंकि जो बॉर्डर पे जो लोग हैं वो इससे बहुत सफर करते हैं। और जो बॉर्डर पे जो लोग हैं वो दोनों तरफ ही, आई थिंक दे आर ऑल्सो वेरी सिनिकल, और उनका जायज भी है सिनिकल होना, क्योंकि सरकारें और फौज तो बार बार बात करती है, पर जो बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनका जानो माल का नुकसान होता है। किसी के अभी पीछे 2019 नवंबर का केस है, मैं आपको नाम बता देती हूँ। देयर इज अ पर्सन कॉल्ड बशीर अहमद, उरी के रहने वाले वो हैं। वो अपनी अटीक में गए हैं कुछ लेने के लिए, और नीचे शेल गिरा उनके ऊपर, उनके घर के ऊपर, और उनकी जो बेगम है वो ऑन द स्पॉट मारी गई, और पीछे उनके 5 बच्चे रह गए। उसमें से एक 15 महीने की भी बच्ची है, अलीजा। तो आप उन लोगों का सोचें। अब दोनों तरफ से जब जब भी सीज फायर वायलेशन होता है, ऑफ कोर्स भारतीय फौज भी रिटेलिएट करती है, तो नुकसान किसका होता है? एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स की भी बनती है, दोनों तरफ की फौज की भी बनती है कि जो बॉर्डर एरियाज में जो लोग हैं उनको सजा ना मिले। वो सिविलियंस हैं, उनका इस पूरे मामलात से कुछ लेना देना है नहीं है। हमारी उनकी तरफ एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर जस्ट बिकॉज उनका घर बॉर्डर के पास है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो बेमतलब की मौत मर जाए वो, क्योंकि किसी को कश्मीर चाहिए इस कारण आप किसी बेगुनाह को मार दें। और फिर ये जो पूरी लड़ाई है, इट इज ऑल रूटेड इन द इस्लामिक बिगेट्री। जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि उस तरफ एक ऐसा, भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पे ऑलरेडी जो मुस्लिम्स हैं एक मेजोरिटी अचीव कर चुके हैं, और इसलिए आप हमें कश्मीर दे दें बिना किसी सर पैर के, तो ऐसा तो नहीं होगा कि भारतीय निजाम या भारतीय जो फौज है वो आपके सामने जस्ट बिकॉज आपको ये मजहब के तौर पे एक हमारा जो हमारी स्टेट चाहिए, तो वो भारतीय फौज तो ये मजहबी ताकतों के सामने घुटने तो नहीं टेक देगी। वी विल प्रोटेक्ट आवर टेरिटरी। पर आप मुझे एक लेजिटिमेट रीजन बता दें कि भारत को क्या जरूरत है आपके यहाँ पे गोलियां दागने की या सीज फायर वायलेट करने की? इट वर्क्स इन आवर फेवर, क्योंकि वी आर अ ग्रोइंग कंट्री। हमें अपने, हमारा जो फोकस है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे है, एजुकेशन पे है। हमारा फोकस इस बात पे नहीं है
कि हम किसी के साथ कोई रिलीजियस लड़ाई लड़े, हम किसी के खिलाफ जिहाद नहीं करना चाहते। हम ना ही एक मुसलमान को अपना कोई ऐसा समझते हैं कि ये हमारे लिए भाई हमारे एग्जिस्टेंस के लिए मुसलमान जो है वो ठीक नहीं है, या अगर मुसलमान रहेगा तो हिंदू नहीं रह सकता। जो टू नेशन थ्योरी के भी जो ज्यादातर जो बिलीवर्स है वो उस तरफ आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ पे तो देखिए मुसलमान प्रॉस्पर कर रहा है, मुसलमान की आबादी पार्टीशन के टाइम पे क्या थी, आज क्या है। क्योंकि जो हमारा जो इंडिजीनियस जो लोग है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसकी जो सोच है वो बहुत सेक्युलर सोच है। हम लोग मिलके रहना चाहते हैं, चाहे वो फिर कश्मीर हो, केरल हो, या कहीं पे भी हो। हम लोगों की ये सोच नहीं है कि अगर हम मुसलमानों के साथ रहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या फिर वो हमारा मुल्क हथिया लेंगे। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान आर्मी की तो ये डॉक्ट्रिन है कि ब्लीड इंडिया विद 1,000 कट्स। उसी के ऊपर वो आज तक चलते आ रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हमें गजवाए हिंद करना है तो इवेंचुअली अगर हमें वहां तक पहुंचना है तो हमें इंडिया को हर जगह कहीं ना कुछ कीड़ा करते रहना है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो कश्मीर में हो। तो इससे अचीव क्या करेंगे वो लोग, मैं इस बात पे आना चाहती हूँ। एक तो अननेसेसरी दोनों तरफ जानो माल का नुकसान है। फिर उसके बाद आप अपने इकोनॉमी की हालत देखें, आप इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व देखें, अपना रिजर्व देखें, आपके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है, आप अपनी कंट्री को कैसे बेल आउट करेंगे? अगर कल को आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, जैसे आपसे देखें सऊदी ने अपना कर्जा वापस मांग लिया, एकदम से मांग लिया ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद इसमें क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को आई फॉर वन कांट ट्रस्ट, क्योंकि हमने पहले भी देखा है अटल जी जब पाकिस्तान गए तो हमें कारगिल मिला, मोदी जी पाकिस्तान गए तो हमें पठानकोट मिला। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इट्स अ शार्प बाइट ऑफ रियलिटी, जहां पाकिस्तान आर्मी को लगता है कि भाई हमारा जो इंटरनेशनल एजेंडा है वो कहीं ना कहीं ये इतना नुकसान जो बॉर्डर्स पे हो रहा है उससे सर्व तो नहीं हो रहा। आप दोनों तरफ लोग मर रहे हैं, उससे क्या क्या फायदा हो रहा है पाकिस्तान को? आप कश्मीर का जो केस है उसको कितना ही इंटरनेशनलाइज कर पा रहे हैं? वो हमारा अंदरूनी मामला है। आप देखें कौन सी कंट्रीज है जो आपके साथ खड़ी हैं। टर्की, जिसका जो अर्दोगान है, जो खुद एक वानाबी खलीफ है, वो आपकी इंस्पिरेशन है, वो आपकी एलाई है, जो खुद एक डूबता हुआ देश है, जो दिन ब दिन रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ चलता जा रहा है, जिसका इंडिया में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस भी है। तो आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ के आप भारत में दहशतगर्दी करना चाहेंगे तो फिर लोग यहाँ पे भरोसा कैसे करेंगे? क्योंकि हमारी तो हिस्ट्री रही है भरोसा करने की, उसके बाद मिला हमें धोखा हमेशा। फिर एक और मुझे कारण लगता है कि जेन्युइन, शायद मैं चाहूंगी कि जेन्युइन ट्राई हो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से या पाकिस्तानी फौज की तरफ से। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है क्योंकि पाकिस्तान ने ये भी रियलाइज कर लिया है कि पाकिस्तान को कुछ इस चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने देखे चाइना के साथ जुड़ने की वजह से आपने यूएस को अपना दुश्मन बना लिया। यूएस लिटरली सीज पाकिस्तान एज अ कॉलोनी ऑफ चाइना टुडे। तो हो सकता है कि ये बस एक टाइम बीइंग के लिए पाकिस्तान आर्मी को लगा होगा कि हम एक ढोंग कर लेते हैं और दो मतलब वो वाहवाही बटोर लेते हैं सऊदी की भी, यूएई की भी। बट ये लॉन्ग टर्म में तभी सही साबित होगा अगर आप इसको एक शॉर्ट टर्म गोल की तरह ना देखें कि भाई हमारे जो इमीडिएट जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए चलो हम थोड़ी देर के लिए दहशतगर्दी बंद कर देते हैं। और हमें एक चीज का और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, क्योंकि गलत बयानी करने वाले लोग उस तरफ भी बहुत है, इस तरफ भी बहुत है। जो आम नागरिक यहाँ का तो पीस ही चाहता है, आपके यहाँ भी एक ह्यूज सेक्शन है जो पीस ही चाहती है भारत के साथ। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी पे ना हो, क्योंकि वो अलग है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अलग है। तो ओनली टाइम विल टेल कि ये कितना सही साबित होगा। बाकी वी आर होपफुल बट देन वी आर ऑल्सो अ लिटिल कॉशियस अबाउट दिस इंटायर थिंग। बिल्कुल ठीक, लेकिन सोनम एक चीज़ है कि कश्मीर हमेशा से डिस्प्यूटेड टेरिटरी है
उसके ऊपर क्लेम जरूर भारत और पाकिस्तान दोनों करते हैं, लेकिन अगर वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी ना होती तो 74 ईयर्स से ये झगड़ा ना चल रहा होता। उसको बैठ के दोनों कंट्रीज को जरूर सॉल्व करना चाहिए और कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकालना होगा, तभी ये सब कुछ रुकेगा। बाकी जो आप यहाँ से कह रही हैं कि बॉर्डर से कोई लोग क्रॉस करते हैं, वो तो पाकिस्तान ने बहुत बार कहा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उससे गवर्नमेंट का या स्टेट का कोई सच लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अभी इमरान खान ने जरूर कहा था कि आप हमें जो है वो प्रूफ दें और हम उस पर काम करेंगे, यहाँ से रोकने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं इनकार नहीं करूंगी, जो पूरा वह गजवा हिंद और इस तरह की चीजें बोलते रहते हैं और करते रहते हैं। और वही लोग समटाइम्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हम वहाँ कश्मीर में जिहाद के लिए लोगों को भेजेंगे। वो चीज बिल्कुल रोकनी चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को। लेकिन आपकी तरफ से भी बहुत से ऐसे लोग उठते हैं कश्मीर में से जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और वो समटाइम्स एक्शन वो करते हैं और नाम पाकिस्तान का आता है, तो वो चीज थोड़ी सी क्लियर कर लेनी चाहिए हम लोगों को, आपको नहीं लगता? पहले तो आरजू, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि ये कोई डिस्प्यूटेड रीजन है। एक वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो चुका है, एक स्टेटस को इज इन प्लेस, एंड सिर्फ आपके कहने से क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं हो जाएगी। हम एक सॉवरेन नेशन है, हम अपनी टेरिटरी की हिफाजत करना खूब जानते हैं। और जस्ट बिकॉज एक जो स्टेट है वहां पे मुस्लिम्स हैव अचीव्ड अ मेजॉरिटी, और अगर वो उस बेसिस पे बोलेंगे कि हमारा पाकिस्तान से इस्लाम का रिश्ता है इसलिए हमें पाकिस्तान से जोड़ दो, तो जो सेक्युलर मुल्क होते हैं, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में पाकिस्तान का निजाम तो सब जानते हैं, इट इज लाइक of course it is motivated by Islam, but हमारे यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, it is motivated by secular values. तो just because जम्मू कश्मीर में मुसलमान जो है वो आज मेजोरिटी में है और वो बोलेंगे कि हमें पाकिस्तान से मिला दो, तो उनके कहने से ये डिस्प्यूटेड नहीं हो जाएगा। इट वाज लीगली एनेक्स टू इंडिया, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ है, जो वहां के महाराजा थे जिनकी वो रियासत थी, जब वो इंडिया के साथ एनेक्स करके गए हैं, तो कोई दूसरा कौन होता है हमारे अंदरूनी मामलात में बोलने वाला। इनफैक्ट पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए जो जिसको द सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, जिसको आपने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, अब उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज इट्स प्रीटी श्योर कि जो हमारी जो सरकार दिल्ली में बैठी है, उनकी नजर वहां पे है। कश्मीर तो उनको भूल ही जाना चाहिए। उनको अब वो जो उनका सो कॉल्ड आजाद कश्मीर है, उनको मुझे लगता है ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया इज नो मोर डिफेंसिव कंट्री। पाकिस्तान को लगा था कि शायद लद्दाख में भी चाइना के थ्रू हम एक प्रॉक्सी वॉर, चाइना पाकिस्तान के थ्रू करता है, पाकिस्तान चाइना के थ्रू करता है, कि पता नहीं इसके बेसिस पे हम इंडिया को ग्लोबली ह्यूमिलिएट करेंगे कि अरे तुम छोटा सा देश हो, तुम कहाँ चाइना से लड़ पाओगे। तो वो भी हमने दिखाई दिया पाकिस्तान को कि आप आज देखें चाइना जो है डिप्लोमेटिकली, आप देख लें चाइना के लिए कितनी मुसीबत पैदा हो गई है। हर दूसरा मुल्क आज चाइना के खिलाफ बोल रहा है। इंडिया ऑन द अदर हैंड इज बीइंग प्रेज्ड अक्रॉस द ग्लोब। जो एक्सपर्ट्स है वो इंडिया को इंजन बोल रहे हैं कि भैया ये एक देश है जो कोरोना वायरस को खत्म करेगा दुनिया से। 60+ कंट्रीज में हम वैक्सीन दे चुके हैं। हमारी प्रायोरिटीज बहुत अलग है। हमें वर्ल्ड स्टेज में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। हम छोटी मोटी ये जंगों में घुस के अपनी ना तो अपनी एनर्जी वेस्ट करना चाहते हैं, ना तो हम अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। और हमें अपनी फौज की जान की भी बहुत फिक्र है। हम अपनी फौज को कैनन फॉडर जैसा ट्रीट नहीं करते, जैसे पाकिस्तान में होता है कि यंग लड़कों को उठ के बोल दिया जाता है कि भारत में जाइए और हिंदुओं को मारिए, आपको जन्नत मिलेगी। हमारे यहाँ पे हर जान की बहुत कीमत है, एंड दैट द इंडियन कल्चर इटसेल्फ इज सच कि आप हमारे यहाँ देखें, हम सनातन धर्म में हम तो कन कन की पूजा करते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी की भी जान जो है वो बेकार में जाए एक फालतू की रिलीजियस लड़ाई की वजह से। तो ये सोच चेंज करने की जरूरत है पाकिस्तान को, क्योंकि ये पाकिस्तान है जो सोचता है कि हिंदू हमारे लिए जो है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये हम नहीं सोचते। और किसी के डिस्प्यूटेड कह देने से हमारी कोई टेरिटरी डिस्प्यूटेड नहीं हो जाएगी।
नहीं, खैर सोनम, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो मेरे ख्याल है कुछ ना कुछ जो गलत हो रहा है वो दोनों साइड से ही है, और दोनों को ही इस पे काम करने की और सोचने की जरूरत है। अगर आपने वैक्सीन का नाम लिया तो उस पे हम अगर जाएं तो अभी रिसेंटली जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी वैक्सीन लगवाई ली फाइनली। उनके ऊपर बहुत बातें हो रही थी कि ये खुद वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे। तो साथ ही ये भी सुनने में आया कि इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी वैक्सीन नहीं लगाना चाह रहे हैं, उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो आपको लगता है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन लगवा ली तो फिर कुछ लोग कॉन्फिडेंट होंगे और ये चीज जो है आपको कुछ सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, ये प्रॉब्लम के लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे? नहीं, देखिए आरजू, इंडिया में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है वैक्सीन को लेके। हम लोग बहुत ही साइंस पसंद लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग नहीं समझते कि किसी कोई हमें वैक्सीन लगा देगा तो हमारी आगे की जो नस्लें हैं वो नपुंसक हो जाएंगी। वी आर वेरी वेरी फेवर्ड टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। और इंडिया में जो वैक्सीन को लेके अदरवाइज भी जो रिस्पांस था वो अच्छा ही था, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ सेक्शन ऑफ मर्सिनरी जर्नलिस्ट्स हु आर ऑन द पेरोल्स ऑफ टर्की, हु आर ऑन द पेरोल्स ऑफ चाइना। पाकिस्तान भी मैं बोलना चाहती थी, बट आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप क्या देंगे। तो इसलिए मैंने टर्की और चाइना ही बोल दिया, क्योंकि आप देंगे भी तो उन्हीं के थ्रू देंगे। तो ऐसे कुछ लोग हैं फॉर श्योर जो भ्रम फैला रहे थे कि इंडिया की जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी, उसकी इफेक्टिवनेस पे सवाल उठा रहे थे। आई थिंक उनके मुंह पे आज बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है, बिकॉज आवर लीडर हैज लेड बाय एग्जाम्पल। द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द अर्ली मॉर्निंग। सबसे पहले तो उन्होंने एक चीज साबित कर दी कि वो इंडीड वीआईपी कल्चर पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि किसी तरह की पब्लिक इनकन्वीनियंस उन्होंने कॉज नहीं की। बहुत जल्दी वो अर्ली मॉर्निंग हॉस्पिटल गए और बिना किसी डिक्लेरेशन के, बिना किसी फैन फेयर के, और ही इज टेकन हिज फर्स्ट शॉट। आई थिंक दैट शुड बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस ऑल्सो, जिनके दिमाग में थोड़ी बहुत रिजर्वेशंस होंगी। इन जनरल तो ऐसी कोई हवा यहाँ नहीं है, बट हाँ ऑफ कोर्स हमेशा कुछ तो होते ही हैं लोग जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको ब्रेन वॉश करना आसान होता है। आई एम श्योर वैसे लोग पाकिस्तान में भी हैं, यहाँ भी है। यहाँ तादाद थोड़ी कम है, बट हैं ऐसे लोग। तो आई थिंक दिस शुड सेटल अ लॉट ऑफ reservations on the efficacy of India made vaccines. In fact, इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा चलाया गया चाइना की तरफ से भी इंडियन वैक्सीन को लेके, बट आप देखें कि एंड ऑफ द डे 60+ कंट्रीज को इंडिया ने वैक्सीन दी ना। चाइना तो आज तक डब्ल्यूएचओ के अप्रूवल का वेट कर रहा है। इनफैक्ट चाइना को तो डिप्लोमेटिक इंडिया की डिप्लोमेटिक जो सक्सेस जो इंडिया को मिली है बिकॉज ऑफ द वैक्सीन मैत्री, उससे तो चाइना बहुत बुरा फील कर रहा है। तो अगर वर्ल्ड स्टेज पे हमारी वैक्सीन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, डब्ल्यूएचओ हमें प्रेज कर रही है, तो अंदरूनी लोगों, मतलब हमारे यहाँ पे लोग इसके खिलाफ बोले या वैक्सीन को ना लेना पसंद करें, दिस इज अ वेरी माइनर इशू। लार्जली पीपल आर टेकिंग देयर जैब्स, और ऑफ कोर्स ये बारी बारी हो रहा है बिकॉज एज ग्रुप्स जो हैं उनके हिसाब से वैक्सीन दी जा रही है। इनफैक्ट आज मैं चेक कर रही थी तो इट्स ऑल डिजिटाइज्ड। इनफैक्ट आपको आरोग्य सेतु ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस पे जाके आपको रजिस्टर करना होता है। तो मैं भी आज चेक कर रही थी, बट उसमें आ रहा था कि अभी जो 45+ का जो एज ग्रुप है जो ज्यादा वल्नरेबल है, अभी उनका चल रहा है। तो I'll also get it done very soon. I think all of us should lead by example, और कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादातर लोगों को फायदा हो और अंधविश्वास से लोग बाहर निकलें। क्योंकि जब तक किसी चीज का साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये चीज इफेक्टिव है या नहीं है, तो सिर्फ सुने सुनाए पे नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक, और वो तो बिल्कुल टाइम के बाद ही पता लगेगा कि कितना Absolutely. इफेक्टिव है, और कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, वो तो कुछ टाइम के बाद ही मालूम होगा। अगर हम आगे बढ़े सोनम, और अभी रिसेंटली जिस टॉपिक पे मैं जानना चाह रही हूँ उससे पहले मैं ये बता दूं कि हम वुमेन जो है उसकी पावर, वुमेन पावर, और इस पे हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन
यहाँ पे एक पाकिस्तान में 2-3 दिन में एक औरत मार्च के नाम से एक रैली निकला करती है कुछ सालों से, और उसमें लोग बहुत सारे अजीब अजीब से पोस्टर्स और स्लोगन लेके खड़े होते हैं, अपनी चाय खुद बनाओ, अपना खाना खुद पकाओ, पता नहीं क्या कुछ लिखा होता है। तो मैं खैर उस चीज को इतना फेवर इसलिए नहीं करती कि आई फील कि जो जेंट्स होते हैं हमारी जिंदगी में, जो मर्द हैं, चाहे वो हमारी फैमिली हो, हमारे फ्रेंड्स हो, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। और मैं तो स्पेशली कहूंगी कि वट एवर आई एम टूडे इज जस्ट बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ मैन इन माई लाइफ, कि जो चाहे वो मेरी फैमिली के हैं या मेरे दोस्त हैं, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर जगह। मुझे कभी ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिली पर्सनली जिसपे मैं इस तरह की मार्च वगैरह का हिस्सा बनूं, बल्कि मुझे हमेशा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया है। इवन अब तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि बहुत से मेरे इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, मेल फ्रेंड्स, जो कि बहुत सपोर्टिव है और बहुत जिनसे सीखने को भी मिलता है। लेकिन स्टिल सोनम, 2 दिन पहले एक अहमदाबाद, मेरे ख्याल है अहमदाबाद की एक थी 23 ईयर्स ओल्ड आयशा, उनकी एक वीडियो आई ट्विटर पे, आपने भी देखी कि किस तरह से बताया उन्होंने, और फिर उसके बाद उसने सुसाइड की है रिवर में कूद के, लेकिन जंप किया उसने। लेकिन बात सारी ये है कि वहां पे जो मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं वो बस ये बता रहे हैं कि जी ये हराम है और हलाल है और ये है, लेकिन कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि उसके लॉस की बात नहीं हो रही जिसके प्रेशर में आके उसने ऐसा किया। तो आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है? और दूसरा ये कि जो लेडीज हैं, जो खवातीन होती हैं, उनको अपने राइट्स का नहीं पता, उनको ये नहीं पता हमने कंप्लेन कहाँ जाके करनी है, जबकि बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं उनके लिए। आरजू, आई एम वेरी ग्लैड कि आपको बहुत सपोर्ट है। जो आपकी जिंदगी में जो भी मर्द हैं उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो आपके पिता हों या आपके भाई हों। पर द हार्श रियलिटी इज कि आप पूरे पाकिस्तानी माशरे को तो रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, है ना। पाकिस्तान वो देश है जिसमें आपका एक पाकिस्तानी ड्रामा है उडारी। आई थिंक बुशरा अंसारी साहिबा हैं जो उसमें लीड कर रही हैं, शी इज द प्रोटैगनिस्ट। वो एक सीरियल बनाया गया था टू हाईलाइट पीडोफाइल्स, और उसमें दिखाया गया था बाकायदा जो विक्टिम है, जो छोटी बच्ची है, जो उसकी स्टेप डॉटर है, शी टेक्स इट टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, शी फाइट्स इन द कोर्ट एंड मेक्स श्योर कि ये बंदा जेल जाए। आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अथॉरिटी है, आई थिंक उसको PMRA इज द एक्रोनिम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने उसके प्रोड्यूसर्स को नोटिस भेजा बोल के कि ये आपने जो कंटेंट बनाया है ये गैर इखलाकी, गैर मजहब कंटेंट आपने बनाया है, हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट है। तो जिस मुल्क में पीडोफिलिया से लड़ना गैर इखलाकी, गैर मजहबी माना जाता है, आई थिंक वहां पे औरतों को बहुत जरूरत है कि वो बाहर आए, बात करें। फिर दूसरी बात आप देखें, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट विमेन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट औरत मार्च। बाय द वे, आई एम अ बिग फैन ऑफ औरत मार्च, मुझे कोई रेजर्वेशन नहीं है ये बोलने में, मैं कोई मर्दों से नफरत नहीं करती। आई ऑल्सो बिलीव दैट some women are the biggest enablers of patriarchy, and patriarchy should not be confused with men, you know। ये जेंडर की बात नहीं है, ये सोच की बात है। बट एट द सेम टाइम आई फील कि पाकिस्तानी जो खवातीन हैं वो बहुत पीछे हैं, बाकी दुनिया से। मैं इंडिया की तो बात ही नहीं कर रही, क्योंकि हमारे यहाँ भी हैं कुछ मसले, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, वो स्टेट पॉलिसी नहीं है, बट इस तरह की सोच यहाँ पे भी है बहुत लोगों की। आप देखिए पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ कितना, उनके साथ कितना तशद्दुद होता है, उनको मार दिया जाता है। जो नॉन बाइनरी पर्सन होते हैं, जिनका जो किसी भी जेंडर के साथ रिलेट नहीं कर पाते, अब लोगों को ये समझने की जरूरत है कि भाई अगर कोई इंसान है जो मर्द पैदा हुआ है बट वो अंदर से औरत की तरह महसूस करता है, तो ये थॉट उसके दिमाग में किसने डाला? आप खुद मानती होंगी कि खुदा की मर्जी के खिलाफ तो कुछ नहीं होता ना, आप भगवान कह लें, खुदा कह लें, एक ही बात है। अगर उसके दिमाग में ये थॉट है, या फिर जिनको ट्रांसजेंडर पीपल, जिनको आम भाषा में लोग हिजड़ा, खुसरा कह देते हैं बहुत ही इंसेंसिटिव तरीके से, अगर वो पैदा होते हैं तो वो किसकी मर्जी से पैदा होते हैं? क्या एक दूसरे इंसान को हक है कि वो उसको मार दे क्योंकि वो वैसा पैदा हुआ है?
तो पाकिस्तान में औरत मार्च की अगर आप बात कर रही हैं तो वो सिर्फ औरतों के हकूक की बातें नहीं कर रहे हैं, वो तो बेचारे लड़ रहे हैं मार्च करने के राइट को लेके, उनको तो बाहर निकलने में नहीं दिया जा रहा। और मैं पूरी पूरी सपोर्ट करती हूँ पाकिस्तानी फेमिनिस्ट की, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर इज वुमेन। अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों में भी कोई तब्दीली आ सकती है तो मुझे सच में लगता है कि औरतें ला सकती हैं। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये मर्दों ने अपनी मसलहत के हिसाब से ना बहुत सारी चीजें खुद से ही इजाद कर लिए हैं। ये मर्द ही होता है वो जब हिंदू को मारता है तो उसको 72 हूरें मिलती हैं, औरत को किसी को मारने के लिए कुछ नहीं मिलता है ना। तो ये जो मर्दों ने अपने दिमाग की गंदगी जो है उसके हिसाब से अपने रूल सेट कर लिए हैं, तो औरत बेचारी को क्या मिल रहा है किसी को मारने के लिए। आप दुनिया भर में, आप न्यूजीलैंड में देख लें, जहां पे भी औरतों की लीडरशिप है, इट्स वेरी कंपैशनेट, इट हैज अ हीलिंग टच। तो आई थिंक जब औरतें सड़कों पे उतरती हैं अपने हकों के लिए, मैंने औरत मार्च का ऐसा कुछ नहीं देखा जो मुझे लगे कि वो मर्दों से नफरत करते हैं, या मैंने ऐसा नहीं देखा कुछ भी। हो सकता है ऐसा कोई कंटेंट हो जो आपने नहीं देखा हो जो नहीं आपको लगा हो। नहीं नहीं, मैं आपसे ये हाँ, नहीं कह रही कि वो तो नफरत अपने, करती हैं, लेकिन ये कहना कि मैंने, क्योंकि जो देखे वो बहुत ही मुझे मामूली सी चीजें लगी कि मतलब अपनी चाय खुद बना लो, अपना खाना खुद गर्म कर लो, अपने कपड़े खुद धो लो, ये चीजें मुझे कुछ खास नहीं लगी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अगेंस्ट हूँ, मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ ये वुमेन मार्च के, लेकिन मैं कह रही हूँ कि कोई स्ट्रांग चीज सामने लेकर आनी चाहिए ना, जिसमें कोई राइट्स हो, वुमेन को पता लगे कि मुझे अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसके ऊपर बात करें। अगर जैसे ये एक बच्ची जो थी 23 ईयर्स ओल्ड, उसने जाके रिवर में जंप कर दिया, वो इंडिया में है, तो इंडिया हो या पाकिस्तान, वुमेन प्रॉब्लम्स तो एक ही जैसी हैं। नहीं, एक जैसी नहीं है प्रॉब्लम्स इंडिया और पाकिस्तान में, क्योंकि एक स्केल भी मैटर करता है कि किस स्केल पे चीजें होती हैं। इंडिया में ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो औरतों के हकूक हैं, वो ज्यादा बेहतर है। आयशा का केस मैंने देखा, मुझे बहुत दुख भी हुआ कि जवान हसीन लड़की, इतनी फुल ऑफ लाइफ और इतना प्यार भरा उसका लहजा था, मरते मरते भी जो मुस्कुराते हुए जिसने अपनी जान दी, उसको कितना दुख मिला होगा, शायद मायके में भी ससुराल में भी, कि उसकी उसकी जिंदगी में कोई होप ही नहीं बची। आई एम वेरी श्योर दैट द इंडियन अथॉरिटीज, द लोकल अथॉरिटीज ऑफ गुजरात हैव ऑलरेडी टेकन अ नोट ऑफ इट। एंड मैं आशा करती हूँ और मैं पर्सनली भी कोशिश करूंगी इसके ऊपर फॉलो अप करने की गुजरात की लोकल अथॉरिटीज के साथ, कि इस केस को एक लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाए। बट एक स्ट्रे इंसिडेंट को लेके आप इंडिया और पाकिस्तान को ऑनेस्टली आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहली एग्जांपल दे दी उडारी की। इस तरह का कोई शो इंडिया में बनता तो आई एम वेरी श्योर कि हर तबके के लोग, माशरे की हर सेक्शन के लोग उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक पीडोफाइल को जेल भिजवाना ये गैर मजहबी कैसे हो सकता है। तो दैट शोज कि वहां की जो आवाम है उसकी मेंटालिटी लार्जली क्या है। क्योंकि अगर आपकी जो रेगुलेशन अथॉरिटीज हैं वो इस तरह की लाइन ले रही हैं कि इसको गैर मजहबी वो मान रही हैं, तो वो डेफिनेटली दे आर केटरिंग टू द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो सोच की तब्दीली बहुत जरूरत है। आई एम वेरी श्योर बहुत सारी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ऐसी भी हैं जहां पे जिनको लगता है कि अंटिल दे डीमोनाइज मेन तो उनका कुछ ज्यादा उनको रिकग्निशन नहीं मिलेगी। आई एम वेरी अगेंस्ट दैट थिंकिंग। बट हमेशा होता है कि कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होती है तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो एक्सट्रीमिस्ट सोच रखते हैं, चाहे वो कोई मजहबी मूवमेंट हो, चाहे वो फिर कोई फेमिनिस्ट मूवमेंट हो। बट ओवरऑल आई फील it's a welcome thing, and I extend my best wishes to the women in Pakistan जो आखिरकार अपना हक मांग रही हैं, और उनको जरूर मांगना चाहिए। और आपको लगता है कि इंडिया में सब हक मिल रहे हैं? इंडियन वुमेन आर मोर सेटिस्फाई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में भी सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इज अ बिग प्रॉब्लम, और उसको मीडिया बहुत कवर भी करता है। बट मैंने बात की कि सोच की, जो एक माशरे की सोच है वो बहुत अलग है पाकिस्तान से, और वो बहुत रोल प्ले करती है इस पूरे मामले में। क्योंकि आप अगर बोलेंगे कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सारा अपना काम करेंगी और हम लोग चुप करके बैठे रहेंगे, तो वैसा नहीं होता है।
उनका अपना काम है, सोसाइटी का अपना काम है, ये दोनों को साथ में चलना पड़ेगा। तो क्राइम्स इंडिया में भी है, बट आई थिंक जो उनको डील करने का जो मैकेनिज्म है वो इंडिया में ज्यादा बेटर है। और इंडिया में जो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आई थिंक उनके जो नुमाइंदे हैं उनकी भी सोच थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो पुलिस में बैठा है, जो जुडिशरी में बैठा है, वो है तो हमारे माशरे का ही हिस्सा ना, वो बाहर से तो नहीं आया, उसकी सोच तो वही होगी ना। तो क्योंकि थोड़ी सी सोच ज्यादा लिबरल है, थोड़ी सोच ज्यादा प्रोग्रेसिव है, तो बाकी मुश्किलें हैं यहाँ पे भी बहुत है। हमारे कोर्ट्स आप देख लें, एक जज होगा शायद लाखों लोगों के लिए, 30-30 साल लोगों को मुकदमे लड़ते लड़ते हो जाते हैं, तो इंसाफ तो बहुत दूर की चीज है। बट फिर भी एटलीस्ट वी आर ऑन द ट्रैक ऑफ गेटिंग बेटर। पाकिस्तान का मुझे दुख ये है कि वहां पे वो चीज नजर नहीं आती, क्योंकि जो लोग आगे आते भी हैं उनको पीछे कर दिया जाता है ये बोल के कि तुम हमारी सोसाइटी खराब कर रहे हो। अब मुझे नहीं पता ये किसने कहा है कि अपनी चाय बना लें, अपना कपड़े धो लें, फिर इस तरह तो फिर मर्द भी कह देंगे कि अपना पैसा कमा लें। आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसा है ना कि मर्द घर चला रहे हैं, आज भी वो कमा के ला रहे हैं। एग्जैक्टली ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ये बटी हुई हैं। इवन दो आई एम ऑल फॉर मोर एंड मोर विमेन वर्किंग, बट अभी भी ऐसा है कि ज्यादातर जो घर है वहां पे मर्दों की जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है। तो हमें एक दूसरे को नीचे गिराने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे को हम कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे का साथ दें और मिलके आगे बढ़े, उसी में सबकी बेहतरी है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी कभी नहीं होता है, but then let's hope for the best. That's all we can do. Exactly. मैं लास्ट में सोनम बस आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आयशा का केस हुआ अभी, तो आप क्या समझती हैं कि जस्ट लोगों की नॉलेज के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो कहाँ जा सकती हैं? हर एक के लिए ये रास्ता तो नहीं है कि वो जाए और जाके कहीं रिवर में जंप कर दे या बिल्डिंग से जंप कर दे। कोई ऐसी आप एडवाइस कर सकती हैं कि कहाँ पे जाए, अपनी कोई कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं उस प्रॉब्लम में से निकलने के लिए? देखिए, सबके लिए ये रास्ता होना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये किसी के लिए ये रास्ता नहीं होना चाहिए। लाइफ इज वेरी प्रेशियस, हमें बहुत मुश्किलों से जिंदगी मिलती है, हमें उसकी पूरी कदर करनी चाहिए। और किसी ऐसे मर्द के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर देना जिसने दूसरी औरत कर ली है, जिसने तुम्हारी कदर नहीं की, डिस्पाइट ऑल दैट यू गिवन टू द मैरिज, इज अ बेवकूफी। बट एट द सेम टाइम हमें नहीं पता होता किसी की जिंदगी में क्या हालात है, वो कितना जिंदगी से हार चुका है, क्योंकि जान लेना अपनी खुद की कोई आसान काम नहीं है। लोग कहने को तो कह देते हैं कि भाई इसने सुसाइड किया, कावर्ड, ये वो, बट जो इस तरह का जो स्टेप लेता है जो व्यक्ति, वो उसके ऊपर क्या बीतती है ये वही जानता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, चाहे वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, इट्स फ्लॉड। क्योंकि जब जस्टिस मिलने में ही 30 साल लग जाएंगे तो बहुत सारे लोग इस चीज से डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, है ना। समटाइम्स द ड्यू प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स द पनिशमेंट फॉर यू। और जहां प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाए तो कई बार लोग हार के सोचते हैं कि यार मैं 30 साल अपने आप को जलील करूं कोर्ट कचहरी में। स्पेशली जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे इस तरह की सोच है कि जो औरत कोर्ट चली गई, भाई ये तो है ही बेइज्जत, इसको तो अपनी इज्जत की वैसे ही परवाह नहीं है, तभी तो ये कोर्ट कचहरी गई। तो बहुत सारे लोग जो है वो इसी चीज से बेचारे हार जाते हैं। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी किसी भी औरत के लिए who's facing domestic abuse या फिर any kind of harassment at work, प्लीज अपने आप को मजबूत करें। जिंदगी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, ताकि कल को अगर आपके जो माँ बाप हैं वो भी आपकी साइड नहीं ले पा रहे हैं, या वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं माशरे के चलते, या फिर उनको किसी भी तरह का उनके ऊपर दबाव है, या उनके पास वो फिनेंशियली वो इतने साउंड नहीं है कि आपको सपोर्ट कर पाए, तो प्लीज आप खुद औरतों को जितना, आई थिंक इसका पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है, इट्स बेस्ड इन एजुकेशन। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो, देने दो किसी मर्द को धोखा, जो आपको धोखा दे उसको लात मारो, आगे बढ़ो, अपनी नौकरी करो, अपना पैसा कमाओ,
कोई नया लड़का ढूंढो who loves you better, जो आपकी ज्यादा कदर करता है। क्या मतलब लड़का नहीं ढूंढना, लड़की ढूंढो। find somebody who makes you feel good, who makes you बिल्कुल। feel who makes you feel like a human being, who makes you feel loved। अपनी जान मत लो। एंड आई थिंक माँ बाप पे डिपेंड करना या लॉ इन्फोर्समेंट पे डिपेंड करना, ये तो बेवकूफी है। क्योंकि कल हमारी दिल्ली का केस है, 2 लड़के पकड़े गए हैं। पंजाब की एक युवती थी 25 साल की, सिमरन कौर, जो दिल्ली आई थी अपने माँ बाप से मिलने। तो उनको वो गई थी कुछ दवाई लेने अपने मोहल्ले में ही, और 2 चेन स्नैचर्स आए और उसका गला रेत के चले गए। अब छोटी बच्ची भी थी उसके साथ, मारी गई वो। अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मतलब आप पुलिस को भी कैसे दोष देंगे? क्या पुलिस हर मोहल्ले में खड़ी रहेगी कि क्या हो रहा है, अभी कोई आने वाला है? हमारे पास उतनी फोर्सेस नहीं है कि हर मोहल्ले में खड़े हो के हमें प्रोटेक्ट करें, या हमारे घर में आके देखें कि हमारे घर के मर्द हमें कैसे ट्रीट करते हैं। हमें अपने बारे में खुद सोचना है। और सबसे जरूरी है, जो आई थिंक जो सबसे इफेक्टिव स्टेप होगा वो यही होगा कि हम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दें, ताकि हम खुद सशक्त होंगे तो हम अपने बच्चों को सशक्त बनाएंगे, हम अपने घर वालों को सशक्त बनाएंगे, अपनी सोसाइटी को सशक्त बनाएंगे, एंड मोर सो हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी पाएंगे, ना कि ऐसे आदमी की शर्त पे जो दूसरी औरत कर रहा है और आपको एक ही इज ट्रीटिंग यू लाइक एन आर्टिकल। बिल्कुल ठीक। और जो भी बैड फेज आता है लाइफ में, आई फील कि वो गुजर भी जाता है, तो उसको अपने आप को टाइम दें, अपने जो भी लाइफ है उसको टाइम दें, और इस तरह का कोई स्टेप ना उठाएं। थैंक यू सो मच सोनम कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Bye.